नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश में अवैध उत्खनन धड़ल्ले से चल रहा है। सरकार की तमाम कोशिशें फेल साबित हो रही हैं, लेकिन अब सरकार अवैध उत्खनन को रोकने के लिए दूसरे राज्यों का सहारा लेने जा रही है। प्रदेश का खनिज विभाग ऐसे राज्यों की नीतियों को अपनाएगा जहां अवैध उत्खनन को रोकने में कामयाबी मिली है, जिसके लिए बकायदा 5 राज्यों से उनकी नीति भी मंगाई गई है और इन नीतियों को समझने के लिए विभाग का एक दल उन राज्यों का दौरा भी करेगा। लेकिन सवाल यही कि क्या दूसरे राज्यों की नीतियों से प्रदेश में अवैध उत्खनन पर रोक लग जाएगी? आज इसी पर हम बात करने वाले हैं। आप देखते रहिए अनादि विशेष। मध्य प्रदेश में सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी रेत और मिट्टी का अवैध उत्खनन नहीं रुक रहा है। लिहाजा सरकार अब इस क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले राज्यों की मदद लेगी। खनिज साधन विभाग ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक सहित 2 अन्य राज्यों से खनिज नीति की मांग की है। इसमें देखा जाएगा कि संबंधित राज्यों ने किस प्रकार अवैध उत्खनन पर रोक लगाई है और इन राज्यों ने ऐसा क्या प्रयास किया। इन राज्यों की नीति का अध्ययन करने के बाद खनिज विभाग के अधिकारियों का दल संबंधित राज्यों का दौरा भी करेगा। दरअसल मध्य प्रदेश में पिछले साल खनिज, पुलिस और वन विभाग ने मिलकर अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के 1800 प्रकरण दर्ज किए हैं। रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन के लिए प्रदेश के 8 जिले कुख्यात हैं। पिछले 1 साल में छतरपुर, ग्वालियर, सीहोर, राजगढ़ और खरगोन में अवैध रेत परिवहन के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए। तो वहीं खरगोन, रतलाम, टीकमगढ़, जबलपुर और छतरपुर में सबसे ज्यादा रेत जब्त की गई। इस दौरान 792 4 पहिया वाहन भी जब्त हुए, 23 वाहन राजसात किए गए। इस स्थिति में सरकार की चिंता और बढ़ गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो समीक्षा बैठक की उसमें खनिज विभाग के अधिकारियों को अवैध उत्खनन पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। इसके बाद खनिज विभाग ने 5 राज्यों को पत्र लिखकर खनिज नीति की मांग की है। इसमें देखा जाएगा कि मध्य प्रदेश में ट्रांजिट परमिट, उत्खनन और परिवहन को व्यवस्थित करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। तो दूसरे राज्यों से जो नीतियां मंगाई जा रही है, सवाल यही कि क्या उन नीतियों को अपनाने से मध्य प्रदेश में अवैध उत्खनन खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा? मध्य प्रदेश में अवैध उत्खनन रोकने की जो कवायदें की जा रही हैं, 5 राज्यों से सरकार जो नीति मंगाने जा रही है, जिनमें यूपी शामिल है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है और 2 और अन्य राज्य शामिल है, जहां से नीतियां मंगाई जा रही हैं जो रेत के मामले में अच्छा काम कर रहे हैं। यानी वहां पर रेत भी सस्ती है, दूसरा वहां पर उत्खनन के, अवैध उत्खनन के मामले कम है या ना के बराबर हैं। तो 8 जिलों से अवैध उत्खनन की जो खबरें सामने आई उसमें आपको याद भी होगा किस तरह से जो ये अवैध उत्खनन या खनिज माफिया हैं, किस तरह से पुलिस को भी नहीं बख्शते, उनका भी कोई खौफ नहीं है, गाड़ियां चढ़ाने जैसी खबरें तक आती हैं। कई ऐसे मामले निकलकर उत्खनन से जुड़े हुए सामने आए, जिसने सरकार, न केवल मध्य प्रदेश में शिवराज की सरकार बल्कि कमलनाथ की सरकार के समय भी काफी परेशानियां इन अवैध उत्खनन करने वाले या जो खनिज माफिया उन्होंने की थी, जिसके बाद नीतियां भी बदली, लेकिन बावजूद उसके कोई उसका सिला मिला नहीं। चलिए इसी को हम समझने की कोशिश करते हैं। नीरज मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, अवैध उत्खनन एक ऐसी समस्या जो प्रदेश में बहुत समय से बनी हुई है, नीतियां बदली, सरकार भी बदली, लेकिन ये समस्या जहां की तहां है। सवाल यही कि अब जो नया प्रयास किया जा रहा है, दूसरे राज्य जो अच्छा काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, उनसे उनके क्षेत्र की नीतियां, उनके राज्य की नीतियां मंगाकर उस पर एक अलग तरीके से फॉर्मेट बनाया जाएगा और फिर मध्य प्रदेश में उसको लागू किया जाएगा या उसको ट्रायल में लाया जाएगा। क्या उससे ये संभव है कि अवैध उत्खनन रुक जाएगा? जिस तरह से माफिया राज फैला हुआ है, खनिज माफिया पनप रहे हैं, हम देख रहे हैं किस तरह के केसेस सामने आते हैं। पुलिस से भी कोई खौफ नहीं होता, पुलिस पर गाड़ियां चढ़ाने जैसी खबरें आती हैं, उन पर हमला करने जैसी खबरें आती हैं। क्या ये मुमकिन है कि नीतियां मंगाई जाए, उनको धरातल पर राज्य में लागू किया जाए और संभव हो जाए कि इस तरह की घटनाएं ना हो? नीरज जी बिल्कुल पारुल, देखिए जिस तरह से जो अब नई नीति जो लाई गई है, जिसमें 5 राज्यों की नीतियों का अध्ययन किया जाएगा कि किस तरह से अवैध खनन रोका जाए, जिसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के साथ 2 राज्य और शामिल हैं। तो इनका अध्ययन करने एक दल भी जाएगा वहाँ पर उन प्रदेशों में। तो साथ में अध्ययन में ये देखा जाएगा कि वहाँ की जो सरकारें हैं किस तरह से जो प्रयास कर रही हैं अवैध खनन रोकने के लिए लगातार। क्योंकि मध्य प्रदेश की यदि बात की जाए तो मध्य प्रदेश में जो अवैध खनन के जो मामले हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, चाहे वो कमलनाथ की सरकार रही हो या फिर बीजेपी की सरकार रही हो। काफ़ी सारे प्रयासों के बाद भी मामले नहीं रुक रहे हैं। इसी तरह से यदि बात की जाए
तो कुल 1800 मामले पूरे प्रदेश भर में अवैध खनन के दर्ज किए गए हैं, जिसमें 792 के लगभग वाहनों को जब्त किया गया है, लगभग 32 वाहनों को राजसात भी किया गया है। हालांकि कार्रवाइयां लगातार चलती हैं, लेकिन अवैध खनन रुकने का नाम नहीं लेता है। पारुल, बताना चाहूंगा, इसका जो सबसे बड़ा गढ़ जो बना हुआ है वो कहीं ना कहीं ग्वालियर और छतरपुर, टीकमगढ़ और इसके अलावा अन्य जो जिले हैं उनमें अवैध खनन काफ़ी तेजी से जारी है, जिसमें होशंगाबाद भी शामिल है। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा सवाल यही उठता है कि सरकार बड़ी नीतियां बनाती हैं, लेकिन अवैध खनन रुकने का नाम नहीं लेता है। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा तो जरूर मिलेगा, नीतियों को जो जानने जो टीम जाएगी, लेकिन जिस तरह से अगर देखा जाए तो जो अवैध खनन है उसमें कहीं ना कहीं जो सफेद पोशों की जो संलिप्तता पाई जाती है उस कारण भी इस पर रोक नहीं लग पा रही है। साथ में यदि फॉरेस्ट क्षेत्रों की बात की जाए तो फॉरेस्ट क्षेत्रों के जो अधिकारी हैं उनकी मिलीभगत से ही अवैध खनन संभव हो पाता है। और क्योंकि जिस जगह की लीज दी जाती है उस जगह पे आमतौर पर देखने को मिलता है कि वहाँ ना रेत मिलती है ना ही पत्थर मिलता है। तब खनन माफिया जो है अवैध तरीके से कटाई करते हैं और जो अन्य फॉरेस्ट क्षेत्र है उसमें उत्खनन शुरू कर देते हैं। तो हालांकि सरकार प्रयास करती है, लेकिन फिलहाल कोई लगाम लगती नहीं दिखाई दे रही है प्रदेश में अवैध खनन पर। जी बिल्कुल, अवैध उत्खनन पर लगाम लगती हुई नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन जो प्रयास सरकार के हो रहे हैं उससे कितनी सफलता मिलेगी अपने आप में सवाल है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अलग अलग प्रयास नहीं किए गए, लेकिन अलग अलग राज्यों की कौन सी वो नीतियां, जैसे कि हम एग्जाम्पल राजस्थान का भी ले लें जहां पर बहुत कम रेट्स में रेत भी उपलब्ध हो पाती है और इस तरह की घटनाएं भी बहुत ना के बराबर दर्ज होती हैं। तो ऐसे अगर कोई प्रयास मध्य प्रदेश में होते हैं और वो सफल होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना इस तरह के प्रयास हम देखते हैं लगातार सरकार ने किए ही हैं। अब सवाल ये कि अगर इन्हें रोकने के लिए एक तबका ये भी है कि एक आइडिया ये भी है कि जो पुलिस अफसर्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो क्योंकि हम देखते हैं कि ना केवल राजधानी, अलग अलग जिलों से रेत के भर भर के डंपर जाते हैं जो अवैध तरीके से ले जाए जाते हैं, इन्हें रोकने वाला कोई नहीं होता। जैसे कि आपने भी कहा कि फॉरेस्ट ऑफिसर्स की भी मिलीभगत होती है, जहां जंगलों की आड़ में वो नदियों से अवैध उत्खनन कर रहे होते, रेत निकाल रहे होते। और जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की कि मजदूरों को या श्रमिकों को लगाकर अवैध जो रेत है उसको निकालना चाहिए, मशीनों से रेत को निकाला जाता है। फिर हम देखते हैं कि आरोप प्रत्यारोपों का दौर सियासत में शुरू हो जाता है, नर्मदा को छलनी करने की बात निकलकर सामने आती है। तो इन्हें रोकने के लिए न केवल ईमानदार अफसर भी होने चाहिए, पॉलिसी तो आप बना देंगे लेकिन अफसरों की ईमानदारी का क्या करेंगे? जी बिल्कुल पारुल, देखिए सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि अफसरों का ईमानदार होना जरूरी है, चाहे वो खनिज विभाग के अधिकारी हों या फिर फॉरेस्ट के अधिकारी हों, चाहे पुलिस विभाग के। क्योंकि जो अवैध खनन के जो भरे हुए डंपर ऐसा नहीं इनको तो सरकार लगाम लगाने की जरूरत है। अधिकारी है जो अपना जो सिस्टम है उस पर लगाम लगाने की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जब तक उसको टाइट नहीं किया जाएगा तब तक कोई भी नीति बना ले सरकार वो कारगर सिद्ध नहीं होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं देखने को मिलता है जिस तरह से बड़े नेताओं की संलिप्तता भी इन अवैध खनन जो रेत खनन है उसमें पाई जाती है, तो उनके दबाव में भी प्रशासन काम करता है। तो कई बार ऐसे सफेद पोशों के दबाव में प्रशासन को काम करना पड़ता है, तो कहीं प्रशासन की मिलीभगत होती है। तो कहीं ना कहीं जो अंदर का जो सिस्टम है प्रशासन को इस समय वो मजबूत करने की जरूरत है। हालांकि नीतियां इस तरह की कई सारी बन गई, टास्क फोर्स बनाई गई, इसके अलावा पुलिस में टीमें बनाई गई, फॉरेस्ट में टीमें बनाई गई, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष ऐसा नहीं निकला है जिससे इस पर लगाम लगाई जा सके। जी लेकिन नीरज, एक सवाल ये भी है कि लगातार हम देखते हैं जब ये मामला सियासी तूल लेता है तब राजनेताओं पर भी आरोप लगते हैं, विधायकों के नाम लिए जाते हैं। हम देख रहे हैं पिछली सरकार में दिग्विजय सिंह पर भी इस तरह के आरोप लगे। सवाल यही कि क्या भले ही इसमें कितनी सत्यता है नहीं पता, लेकिन अगर वाकई अगर पॉलिटिशियंस का कोई इन्वॉल्वमेंट होता है, राजनेताओं का कोई इन्वॉल्वमेंट होता है, फिर चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, कितना कंट्रोल करना संभव हो पाएगा? नीरज, तरह से सत्ता में जो भी दल आता है, हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन देखने को अक्सर यही मिलता है कि यदि कांग्रेस की सरकार आ जाती है तो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो खनन की तरफ अपने आप को कर देते हैं। यदि बीजेपी की सरकार आ जाती है तो बीजेपी के जो नेता है, जो कार्यकर्ता हैं, वो खनन की तरफ अपने आप को उसमें झोंक देते हैं। तो कहीं ना कहीं जब तक नेताओं की संलिप्तता इस पूरे मामले में खत्म नहीं होगी तब तक कुछ भी हो पाना संभव है।
को रोका जाना संभव नहीं है। तो सरकार को इस ओर ध्यान देना पड़ेगा कि अपने अधिकारियों पर सबसे पहले लगाम लगाए। उसके अलावा जो सरकार के जो सफेदपोश जो नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, उनको इस अवैध खनन से, इस खनन के काम से दूर रखा जाए। जैसे कि अभी देखने को मिलता है कि जिस तरह से सरकार आई उसके बाद सरकार ने एक बड़े हेक्टेयर की चीज उसको आवंटित कर दी, लेकिन अब उस एरिया में चूंकि पहले ही खुदाई हो चुकी है, पत्थर हो या चाहे रेत हो, उस एरिया में बचा नहीं है। अब उसको अपना लीज, उसको अपना पूरा जो व्यापार चलाना है और कहीं ना कहीं उसको जो है रॉयल्टी भी समय पे करनी है, लेबर का खर्चा भी निकालना, तो उसके लिए वो आउट जो क्षेत्र है उनमें जाके खनन करने लगता है। आउट क्षेत्रों में अपनी पनडुब्बियां लगा देता है, आउट क्षेत्रों में अपनी जेसीबी लगा देता है। तो इससे जो है अवैध खनन को बढ़ावा मिलता है। हालांकि फॉरेस्ट, अगर आप ग्वालियर शिवपुरी की बात करें तो यहाँ पर भी पत्थर का एक बड़ा काम है, लेकिन देखा गया है कि जो मेन जो खदान है वहां से पत्थर की रॉयल्टियां नहीं निकल रही है, बल्कि आउट पर जो जंगली एरिया है, जो फॉरेस्ट का एरिया है, उनसे ज्यादातर कटाई हो रही है। तो कहीं ना कहीं अगर फॉरेस्ट विभाग की और चाहे वो खनिज विभाग हो, इनकी संलिप्तता नहीं होगी तो पारुल ये अवैध खनन संभव नहीं है। जी, संलिप्तता एक बड़ा आप कह सकते हैं समस्या है, या फिर जो अफसर जिनके ऊपर जिम्मेदारी है उनकी मिलीभगत। बहुत शुक्रिया नीरज जानकारी देने के लिए। तो प्रयास कितने भी कीजिए, योजनाएं या फिर अलग अलग नीतियां बनाना बहुत अच्छी बात है। अलग अलग राज्यों में ये हमें दिख रहा है कि वहाँ पर रिजल्ट्स भी हैं। राजस्थान की बात कर लीजिए, कुछ अन्य राज्यों की बात कर लीजिए जहाँ पर रेत भी सस्ती मिल जाती है और अवैध खनन जैसी खबरें भी बहुत ही कम है या ना के बराबर हैं। अगर नीतियां बदलती हैं, लेकिन जो अफसर बैठे हुए हैं जिनकी संलिप्तता की वजह से ये सारे काम हो रहे हैं, उनका क्या कीजिएगा? उनकी अगर संलिप्तता है, फिर चाहे वो नीति कोई भी हो, अगर फायदा ज़्यादा हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, ये तमाम चीज़ें होती हैं इस पूरे जो उत्खनन का कारोबार है उसमें, उन तमाम चीज़ों पर लगाम लगाने की ज़रूरत होगी। और जैसा हम नीरज से चर्चा भी कर रहे थे कि सियासतदान बहुत ही ऊंचे पद पर बैठे हुए वो जब इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं, खासतौर पर जब आरोप प्रत्यारोपों का दौर चलता है, हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये जो आरोप प्रत्यारोपों का दौर चलता है वो कहीं ना कहीं इशारा करता है कि ये जो नीचे बैठे हुए अधिकारी हैं, ये जो निचले तबके के अफसर हैं, ये क्या बगैर किसी के संरक्षण के इस तरह से धड़ल्ले से संलिप्तता अपनी या मिलीभगत या भ्रष्टाचार कर सकते हैं? ये भी अपने आप में सवाल है। तो इन्हें रोकने के लिए और भी कई कदम उठाने होंगे। ना नीति अकेली कुछ कर पाएगी, कुछ और भी कदम है। फिर वो फॉरेस्ट ऑफिसर्स जो जिनकी आड़ में ये जो बालू है, रेत है, इसका भी उत्खनन होता है, लकड़ियों का उत्खनन होता है, अवैध कटाई होती है, जो माफिया राज है उसे खत्म करना है तो अफसरों में ईमानदारी, सख्ती, सरकार को सख्त रुख अख्तियार करना होगा, तब जाके ये मुमकिन हो पाएगा। तो आपको बता दें, देखिए सबसे ज्यादा जहां प्रकरण हैं अवैध उत्खनन के, सरकार भी देखिए लगातार अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है, पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहा है, रॉयल्टी इनके पास होती है, लेकिन क्योंकि ठेका इन्होंने इतने ज्यादा महंगे दामों पर लिया होता है कि इन्हें ठेकेदारों को अपनी पूर्ति करने के लिए दूसरी जगहों से खनन करना पड़ता है। ये नीरज भी हमें जानकारी दे रहे थे। लेकिन जो अवैध उत्खनन के मामले लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं, ये वो हैं जो दर्ज हुए हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जो दर्ज नहीं हुए होंगे। हम जबलपुर की बात कर लेते हैं। छतरपुर, ग्वालियर, सीहोर, राजगढ़, खरगोन, यहाँ पर भी इस तरह के निकलकर मामले सामने आए हैं। लेकिन जबलपुर में क्या कुछ स्थिति अवैध उत्खनन को लेकर, क्योंकि यहाँ से भी कुछ समय पहले इस तरह की खबरें आई थी। मनीष से हम जानकारी ले लेंगे, जबलपुर से मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, अवैध उत्खनन एक ऐसी समस्या जिससे मध्य प्रदेश सरकार, चाहे राज्य में कांग्रेस की सरकार रही, चाहे शिवराज जी की सरकार, ये जूझते रहे हैं तमाम पॉलिसीज, लेकिन बावजूद इस समस्या पर लगाम लगाना लगभग नामुमकिन जैसा लग रहा था। अब दूसरे राज्यों से नीतियां मंगाई जा रही हैं। सवाल ये कि हम जबलपुर की भी बात करें तो यहाँ पर किस तरह से उत्खनन होता है, क्या कुछ आप यहाँ पर तस्वीरें देखते हैं और मामले कितने दर्ज होते हैं और कितनी ईमानदारी से पुलिस इस प्रॉब्लम को लेकर काम करती है? मनीष जी, देखिए मैं आपको बता दूं कि खनन माफिया जो है वो लगातार, चाहे जबलपुर हो या अन्य जिले हो, सभी जगह सक्रिय रहता है, चाहे अवैध रूप से हो और चाहे और भी दूसरे तरीके होते हैं। तो कहीं ना कहीं जबलपुर की अगर हम बात करें तो जो अवैध खनन जो किया जाता है वो
निश्चित ही होता रहता है, और विभाग भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि कैसे भी करके अवैध खनन को रोका जाए, क्योंकि लगातार शासन के द्वारा ये आदेश दिए जाते हैं कि अवैध खनन को रोकना है, क्योंकि जिस तरह से नदियों का या फिर पहाड़ या फिर जंगल जो जिनका विनाश किया जा रहा है वो धड़ल्ले से करते हैं, तो कहीं ना कहीं अब अपना विभाग जो है वो लगातार प्रयासरत रहता है कि इनको रोका जाए। लेकिन कहीं ना कहीं इनके माफियाओं के इतने हौसले बुलंद रहते हैं, ये किसी को कुछ ये समझते नहीं है। तो कार्रवाई और ये मामले वगैरह तो लगातार हम देखते रहते हैं, ऐसे कई मामले सामने आते हैं जिनमें विभाग की कार्रवाई लगातार चलती रहती है, लेकिन फिर भी इनको रोक पाना इतना आसान नहीं होता। ये हम देखते हैं, चाहे जबलपुर हो या अन्य जिले हो या फिर कोई भी प्रदेश हो। और हमारे साथ प्रभारी खनिज अधिकारी जो है पटले जी मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करेंगे कि अभी जबलपुर में जो अवैध खनन है या जो खनन माफिया है वो किस तरह से सक्रिय है और कितना आप लोग उन पर कंट्रोल कर पा रहे हैं। जी पटले जी, कितना सक्रिय है अभी? अवैध खनन माफिया वर्तमान में सक्रिय है, छोटी मोटी शिकायतें आती है, वहां हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि जबलपुर जिले में पुलिस, रेवेन्यू और खनिज और वन ये सारे संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हैं, इसलिए माफिया के हौसले पस्त हैं। वर्तमान समय में ऐसा कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई है जो माफिया लोग प्रशासन के ऊपर दबाव बना सके। हमारे द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। रात में भी अभी हम लोगों ने जाकर के कार्रवाई किया, 3 पोकलेन मशीनें जब्त की है और हाईवास डंपर लगातार जब्त कर रहे हैं। प्रशासन आपसी सामंजस्य बना करके काम कर रहा है, इसलिए हम लोग बखूबी से इतने अच्छे तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। पारुल जी, कार्रवाई जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कार्रवाई लगातार होती है, चाहे जेसीबी वगैरह जब्त की जाती हैं, हाईवास जब्त किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं इनका मनोबल जो है वो लगातार बना रहता है, वो चाहे विभाग कितना भी सख्त क्यों ना हो जाए। तो इन पर इतनी जल्दी नकेल कसना या इन पर कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता है। जी बिल्कुल मनीष, इन माफियाओं को नेस्तनाबूद करने के लिए जैसे कि हम चर्चा भी कर रहे थे कि अफसरों की ईमानदारी, सरकार का सख्त रुख अख्तियार करना, ताकि कोई भी अगर गलती करे तो उससे कड़ी सी कड़ी सजा मिले, फिर चाहे वो अपने ही हो, सरकार के कर्मचारी हो या कोई और हो, तभी जाकर कोई भी नीति सक्सेसफुली काम कर पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उन्हें भी धन्यवाद दीजिएगा आदि टीवी से बातचीत करने के लिए। तो रेत का अवैध उत्खनन एक ऐसी समस्या प्रदेश की जिसे तमाम सरकारें काबू करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। सवाल ये कि नीतियां तो बनाई जा रही हैं, लेकिन कुछ अधिकारियों के संलिप्तता, उनका इन्वॉल्वमेंट इस समस्या को और ज़्यादा बढ़ा देता है। और धड़ल्ले से ये माफिया खनन करते हैं, शहर शहर घूमते हैं, जिस स्थान पर रेत डंपर पहुंचाना होता है वहां पहुंचाते हैं, और फिर इस मामले में सियासत भी कोई कम नहीं होती। अलग अलग राज्यों की सरकारें अपनी तरफ से जो नीतियां बना रही हैं वो तो है ही, लेकिन मध्य प्रदेश में इस मामले में काफ़ी सियासत होती रही है, और आगे भी हम देखेंगे इस मामले में जिस तरह से कार्रवाई होती है, किस तरह से पॉलिसीज आती हैं, इस पर फिर किस तरह की टिप्पणियां, बयानबाजी आती हैं, सारा चीज़ें चलता रहेगा। तो देखिए, ज़रा सा आंकड़ों को आपके समक्ष रख दें तो आंकड़े कुछ ये हैं कि छतरपुर, यहाँ पर जो अब तक रेत खनन के मामले दर्ज हुए, गाड़ियाँ जब्त हुई हैं, डंपर जब्त हुए हैं, रेत की ट्रॉली जब्त हुई है, 90 ऐसे प्रकरण हैं छतरपुर से। ग्वालियर से 66 ऐसे प्रकरण हैं, सबसे ज़्यादा छतरपुर। उसके बाद सीहोर से 64 ऐसे प्रकरण हैं, राजगढ़ में 59 प्रकरण हैं, और खरगोन में 58 प्रकरण ऐसे हैं जो रेत खनन से जुड़े हुए हैं, अवैध खनन से जुड़े हुए हैं, और जो प्रशासन के कागजों में, दस्तावेजों में दर्ज है। बाकी ऐसे कई मामले ऐसे भी होंगे जो दर्ज ही नहीं होंगे, क्योंकि लगातार ये खबरें निकलकर सामने आती ही रही हैं कि अधिकारियों, पुलिसकर्मियों की मिलीभगत के बगैर इस पूरे कारोबार को अवैध तरीके से पनपना ये मुमकिन नहीं हो सकता। इन जिलों में सबसे ज़्यादा रेत जब्त की गई है। किन जिलों में जब्त की गई है ज़रा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। खरगोन में सबसे ज़्यादा रेत जब्त की गई, रतलाम में जब्त की गई है, टीकमगढ़ में जब्त की गई है, जबलपुर में और छतरपुर में। जबलपुर से मनीष भी हमें जानकारी दे रहे थे, प्रभारी महोदय ने बताया कि किस तरह से कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लेकिन बावजूद उसके कार्रवाई इन माफियाओं में किसी तरह का कोई खौफ नहीं उत्पन्न कर पा रही है। कोई खौफ ऐसा इन्हें नहीं है कि कोई कार्रवाई हो। उन्हें पता है कि कुछ अमाउंट देकर या किसी तरह से वो सोर्स लगवा कर ये छूट जाते हैं, और ऐसी कई सारी खबरें आई कि गाड़ियाँ छोड़नी भी पड़ी हैं अधिकारियों को। तो नीयत साफ रख के ईमानदारी से सरकारी कर्मचारी हों या फिर पुलिस अफसर हों या विभाग से जुड़े हुए तमाम अधिकारी, इस मामले में सख्ती से काम करने की ज़रूरत है, तभी किसी भी तरह की नीति को धरातल पर पूरी तरीके से उतारा जा सकेगा। ईमानदारी से वो नीति काम करेगी और फिर जाकर इस क्षेत्र की जो और समस्याएं हैं, हम देखें कि रेत खनन से जुड़े हुए मामले हैं,
उत्खनन से जुड़ी हुई खबरें हैं। अवैध न केवल आम व्यक्ति को इस मामले में परेशानी उठानी पड़ती है, क्योंकि रेत आम आदमी तक पहुंचते पहुंचते बहुत महंगी हो जाती है, और यही रेत जो अवैध तरीके से ली जाती है उन्हें काफ़ी कम दामों में मिल जाती है। बनस्पत रॉयल्टी अगर लेकर वैध तरीके से वो ही रेत निकाली जाए तो ये आम आदमी को और महंगी पड़ती है, इसलिए अवैध तरीके से निकाली जाती है, जोखिम होता है, कम अमाउंट में इन जो रेत खनन माफिया इनको पड़ती है, और ये फिर बहुत ही कम दामों में आगे भी बेच देते हैं, ज़्यादा दामों में बेचते हैं, मुनाफा इन्हें ज़्यादा हो जाता है। कुल मिलाकर इसमें पूरी हानि जो होती है सरकार की होती है, नुकसान जो होता है वो सरकार को होता है, और इसलिए कि राजस्व का जो नुकसान है उसको भी देखते हुए सरकार प्रयास कर रही है कि इस मामले में कड़े कदम उठाए जाएं, लेकिन प्रयास तभी सफल हो पाएंगे जब धरातल पर काम पूरी ईमानदारी से, निष्पक्षता से हो रहा होगा। देखिए, खबरें ये भी हैं कि अवैध तरीके से जो उत्खनन हो रहा है उसमें भी गाड़ियों का इस्तेमाल हो रहा है, मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है, नदियां छलनी हो रही हैं, और उसमें किस तरह से आगे परेशानियां आ सकती हैं ये भी आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि वो फिर एनवायरमेंटल सवाल जवाब या चर्चा हो जाएगी। इसलिए उस पर ना जाते हुए सिर्फ इसी पर फोकस करते हैं कि अवैध उत्खनन पर किस तरह से सरकार की जो नीतियां हैं, अन्य राज्यों की जो नीतियां हैं, मध्य प्रदेश में काम कर पाएंगी। तो 5 राज्यों से सरकार ने खनिज नीति मंगाई है, उन्हें स्टडी करके उस पर काम करके अधिकारीगण उस पर चर्चा करेंगे, जिसके बाद उन नीतियों के जो अच्छी बातें हैं या ऐसे कोई पॉइंट्स जो राज्य के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं उन्हें लागू किया जा सकता है, क्योंकि लगातार अवैध उत्खनन के मामले निकलकर सामने आए हैं। कई सारे मामले दर्ज हुए हैं, 752 वाहन जिसमें जब्त हुए हैं, 1800 से ज़्यादा प्रकरणों का दर्ज होना ये बताता है कि धड़ल्ले से संचालित हो रहा है अवैध उत्खनन का कारोबार, जिसमें कई माफियाओं के नाम शामिल हैं, लेकिन ना उन माफियाओं को पकड़ा जाता है, ना माफिया राज खत्म करने के लिए कोई सख्त कड़े कदम उठाए जाते हैं। अगर माफिया नहीं है तो फिर अवैध उत्खनन भी नहीं होना चाहिए, और अवैध उत्खनन के मामले दर्ज किए जा रहे हैं तो माफिया भी कहीं ना कहीं बैठा हुआ है जिसको सरकार पकड़ नहीं पा रही है, ये भी सवाल उठेंगे। तो खरगोन, रतलाम, टीकमगढ़, जबलपुर, ये छतरपुर तमाम जगहें हैं जहां से रेत की जब्ती हुई है। अवैध तरीके से जो गाड़ियां ले जाई जा रही थी, 752 वाहन जो हैं वो जब्त हुए हैं। 8 ऐसे ज़िले हैं जहां लगातार उत्खनन के मामले सामने आते रहे हैं, और हम पिछली सरकार के नीति पर गौर करें तो उन्होंने 200 करोड़ 250 करोड़ इस तरह से जुड़ा हुआ अमाउंट जो था ठेकेदार को ठेका दिया था, उसके बावजूद भी अवैध उत्खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। नीरज मेरे सहयोगी हमें बता रहे थे कि किस तरह से एक बड़ा अमाउंट देने के बाद, एक बड़े राशि पर ठेका लेने के बाद इन्हें उस पैसे को चुकाना पड़ता है, रॉयल्टी की रकम देनी पड़ती है, इसलिए ठेकेदार ही जो वैध तरीके से जिनके पास ठेका है वो दूसरी जगहों से रेत निकालना शुरू कर देते ताकि मुनाफा ज़्यादा हो, पैसा ज़्यादा उन्हें मिल सके, और वो जो ठेके की राशि है, जो उनका टेंडर है, उसकी रकम वो चुका सकें। तो ये भी समस्याएं हैं जो पिछली सरकार में यानी कमलनाथ जी की सरकार में आई थी, और अब दोबारा से उस नीति पर काम किया जा रहा है। कुछ राज्यों में पंचायत के ही हाथ में ये पूरा काम है, वो अपने स्तर पर करते हैं। प्रिंस हमारे साथ बने हुए हैं छतरपुर से। प्रिंस, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल मैम। प्रिंस, छतरपुर में हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर भी रेत पकड़ाई है, और इसके अलावा ये भी बताया जाता है जो मामले हैं छतरपुर में सबसे ज़्यादा अभी तक दर्ज किए गए हैं। यानी अगर प्रदेश में 1800 मामले हैं तो 90 तो छतरपुर से ही निकलकर सामने आए अवैध उत्खनन के। ऐसा किस तरह का यहाँ गोरख धंधा पनप रहा है और प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारी इस मामले को रोकने में कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे?
जी बिल्कुल पारुल, मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा रेत का उत्खनन है छतरपुर जिले में व्यापक पैमाने पर चलता है। छतरपुर जिले की चंदलाग, गौरियार एवं लवकुश नगर जो तहसील क्षेत्र है, यहाँ पर व्यापक पैमाने पर कैन नदी से रेत का अवैध उत्खनन किया जाता है। इसको लेकर प्रशासन समय समय पर कार्रवाई करता है। जो ये कार्रवाई सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होती है, ये महज 10% ही कार्रवाई होती है। अधिकतर कार्रवाइयां जो होती हैं प्रशासन से या तो ट्रैक्टर माफिया छुड़ा ले जाते हैं या प्रशासन इन कार्रवाइयों में विफल हो जाता है। प्रशासन का जो मुकदरा तंत्र है वो कहीं ना कहीं फेल साबित नजर आता है, क्योंकि जिले में जो कैन नदी निकली हुई है उससे व्यापक पैमाने पर उत्खनन चल रहा है। अभी पिछले दिनों छतरपुर जिले के गंज इलाके में नेशनल हाईवे से 2 ट्रैक्टर जो अवैध मिट्टी के भरे हुए थे वन विभाग की टीम ने पकड़े थे। कच्चे की नोक पर माफिया उसे छुड़ा ले गए और प्रशासन और वन विभाग की टीम हाथ से हाथ धरे रह गई। इस पूरे मामले में प्रशासन ने मामला भी दर्ज कराया और लूट का, माफियाओं के खिलाफ सरकारी संपत्ति की लूट का मामला भी दर्ज हुआ। लेकिन माफिया इतने बेखौफ है कि लगातार यहाँ पर रेत का और विभिन्न जो गिट्टी पत्थर है उनका अवैध उत्खनन लगातार जारी है और प्रशासन जो कार्रवाइयां कर रहा है वो नाकाफी साबित हो रही है। बहुत शुक्रिया प्रिंस जानकारी देने के लिए। तो देखिए, जैसे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वो पुलिस अफसरों पर भी उन्हें डराने धमकाने, उन पर हमला करने से बाज नहीं आते। और कट्टे की नोक पर 2 गाड़ियां जो वन विभाग ने पकड़ी जिसमें अवैध मिट्टी भरी हुई थी, उसे पकड़ लिया था वन विभाग की टीम ने, लेकिन कट्टे की नोक पर इन अधिकारियों को डराकर, इन्हें खौफ दिखाकर वो गाड़ियों को छुड़ा ले गए ये माफिया। अब आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि किस तरह से माफिया राज मध्य प्रदेश में भी पनप रहा है और इसे खत्म करने के लिए ही सरकार अलग अलग राज्यों से नीतियां मंगा रही है। लेकिन उन नीतियों को मंगाने के बाद उस पर रिसर्च होगी, स्टडी होगी, तब जाकर क्या कुछ उससे मध्य प्रदेश में लागू किया जा सकता है, वो पूरा फॉर्मेट निकाला जाएगा, पैमाने पर काम होगा। लेकिन एक बात ये भी कि लगातार हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं और कई ऐसी खबरें ये बताती हैं कि अधिकारियों की या फिर कुछ ऐसे अफसर कर्मचारियों के संलिप्तता की वजह से इस तरह के मामले निकलकर सामने आते हैं या फिर माफिया जो है अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते हैं। इन्हें रोकने के लिए न केवल नीति बल्कि सरकार के कर्मचारी, पुलिस अफसर, वो अधिकारी जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि इन माफियाओं को खत्म करें, इन गाड़ियों को रोका जाए, अवैध तरीके से रेत का ट्रांसपोर्टेशन करती हैं। कई पकड़े भी जाते हैं लेकिन कई सारे छूट भी जाते हैं, तो इन्हें पकड़ना भी जरूरी है। इन पर एक खौफ, इनको डर हो प्रशासन का, सरकार का, ये भी जरूरी है, जिसके लिए न केवल नीति पर काम करना होगा बल्कि एक डर भी माफियाओं पर रहे, कड़ी कार्रवाई हो, बड़ी कार्रवाई हो, जिसके बाद इस समस्या से निजात पाई जा सके। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।